वनों का अपना विज्ञान होता है। हम मूक नहीं बैठ सकते, हमें कुछ रणनीतियां तो बनानी ही पड़ेगी। गांव और वन दोनों अलग हो गए। वनों को अच्छा किया है, घटा दिया है या और जला दिया है? और अगर ऐसा है, नमस्कार, देवभूमि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद और पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी जी। सीधा उनके पास चलेंगे। पर्यावरण प्रेमी हैं तो ऐसे में लाजमी है, क्योंकि जंगल दहक रहे हैं, तो उनकी राय आप लोगों तक या आपसे क्या कहती है, क्या अपील करती है। सर, सबसे पहले पहाड़ के जंगलों में इन दिनों आग लगने का सिलसिला जारी है और विगत कई वर्षों से इसी प्रकार से इन दिनों आग लगती है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, हमको ये समझना चाहिए कि पिछले 2-3 दशकों से लगातार, मात्र अपने ही यहाँ ही नहीं, दुनिया भर में आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देखें, अचानक ये सिलसिला जो आग का वनों के बीच में और इसका दावानल बन जाना हमारे लिए एक बड़ा संकेत है। और वो संकेत ये है, पहले चरण में इसे इस रूप में भी समझिए कि ये जलवायु परिवर्तन और जो औसतन तापक्रम की वृद्धि दुनिया में हुई। अब आप देखिए, अगर अक्टूबर में वनों में आग लगती हो, नवंबर में आग लगती हो, तो ये क्या संकेत है? संकेत साफ है कि औसतन तापक्रम जो होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था, वो हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वर्ष खास तौर से और 2016 के आसपास भी ऐसी ही घटनाएं हुई थीं। उसका कारण बड़ा साफ था। कारण ये था कि जब कभी आप शीतकालीन वर्षा न हो, जैसे इस बार भी हुआ, और इससे पहले का भी मानसून बड़ा कमज़ोर था, तो पर्याप्त जो नमी होती है वो नहीं होती है। तो मैं आपको विज्ञान भी बता दूं, वनों का अपना विज्ञान होता है कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती हो, आपकी नमी ना हो, तो पत्तियां ज़्यादा छोड़ते हैं, क्योंकि उनका एक मैकेनिज्म है। वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जिसमें पत्ती गिरा देंगे तो नमी बनी रहे वृक्ष के अंदर, इसलिए वो एवोपरेशन से बचने के लिए पत्री करते हैं। फिर मार्च का महीना इस बार फिर भी दुनिया भर में, ख़ास तौर से इस देश में, औसतन तापक्रम इसका बड़ा रहा। तो इन सब कारकों ने उस बात को, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट इस बात को समझता रहा हूँ कि इस बार आग जोर पकड़ेगी, और वैसा हुआ भी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होते हैं कि जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, हम मूक नहीं बैठ सकते, हमें कुछ रणनीतियाँ तो बनानी ही पड़ेगी और समझ भी बनानी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि हमें 1988 में जो वन नीति आई, जिसने पहला बड़ा काम ये किया वनों को बचाने के नाम पर कि आप अधिकार, जो गांव के वनों के साथ एक रिश्ता होता था, उस पर दखल किया। और उसके दखल होने के बाद गांव और वन दोनों अलग हो गए। जबकि पहले ये व्यवस्था होती थी कि जब भी वनों में आग लगती थी, गांव का गांव टूट पड़ता था उसको बचाने के लिए। आज ये ऐसा कुछ नहीं बचा, एक बड़ा महत्वपूर्ण। और शायद अब इसलिए आखिर करीब 40 साल होने जा रहे हैं इस वन नीति को, तो एक आकलन हो जाना चाहिए कि 40 साल की इस वन नीति ने वनों को अच्छा किया है, घटा दिया है या और जला दिया है। और अगर ऐसा है तो वन नीति पर सवाल खड़े होने चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात के प्रति मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करने वाला हूँ, एक पत्र के माध्यम से, कि वे इस वन नीति को एक नई दृष्टि से देखें। और ख़ास तौर से तब जब वनों की आग बचाने के लिए अकेला वन महकमा संभव ही नहीं है। एक फॉरेस्ट गार्ड को 600-700 हेक्टेयर में आप कैसे धकेल देंगे और अपेक्षा करते हैं कि वो वनों की आग बचा लेगा? तो इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से अग्नि दावानल बनती है, इसे बुझाना सरल नहीं है। और आखिरी बात, देखिए, आग क्यों लगती है? आग लगने के पीछे बहुत बड़े कारणों में जो पत्तियां गिरती हैं, अधिकतम वो पत्तियां पहले सरफेस फायर बनाती हैं और बाद में कैनोपी फायर बनती है। और ये ख़ास तौर से चीड़ के जंगलों में इसलिए होता है कि चीड़ के जंगलों की प्रतिशत भी बढ़ चुकी है और वहाँ टर्पेंटाइन होता है, और ये जब आग बनती है तो रोकी नहीं जाती। और फिर साथ में आग बढ़ने के कारण तापक्रम बढ़ता है, हवा फैलती है, तो तूफान भी चलता है हवा को, और फिर वो फायर एक के बाद। तो ऐसे में इन पत्तियों का कोई स्थानीय उपयोग, आर्थिक उपयोग परंपराओं में होता था। जंगल की पत्तियां उठा के
हम बिछौना बनाते थे जानवरों का और उसको उपयोग में लाते थे और उसकी खाद बनती थी, तो अब नया विज्ञान, नई साइंस, टेक्नोलॉजी है, उसको बेहतर उपयोग बड़े बाज़ार में उस पत्तियों को इस तरह से कार्बन न बने जल के, वो वाला कार्बन बने जो हमारी खेती में काम आए ऐसे। और उसके ऊर्जा का जब संकट कहते हैं जलाऊ लकड़ी का, तो इन पत्तियों से हम घर के लिए के चूल्हों को क्यों नहीं रोशन कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरह की पहलों की आवश्यकता है और जिस तरह से घटनाएं बराबर बढ़ती चली जा रही हैं, ये बड़ा संकेत और संकट है आने वाले समय में। और क्योंकि देश की सेवा करते हैं यहाँ के वन, इसलिए ये खाली उत्तराखंडियों का, ये हिमालय के लोगों के सवाल नहीं है, ये पूरे देश का चिंता का विषय है जो उन्हें करनी चाहिए। सर, ये तो विदित है कि उत्तराखंड प्रदेश आपदा की दृष्टि से जो है संवेदनशील माना जाता है, तो इसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां होनी चाहिए थी? क्योंकि आग लगने की घटनाएं पिछले कई सालों से आती हैं। 2016 में भी एक ऐसा मंजर देखने को मिला था। विभागों की कितनी तैयारियां होनी चाहिए थी? वादे दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं तैयारियों के, लेकिन धरातल पर असर नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? सर देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जितना एक महकमा जितना बड़ा है, उससे कई गुना बड़ी ये समस्या है। अब आप देखिए 70%, 67% करीब आप फॉरेस्ट हैं और आपके फॉरेस्ट गार्ड 600 हेक्टेयर में एक फॉरेस्ट गार्ड है। देखिए, वो तो बड़ा व्यवहारिक है, हो ही नहीं सकता कि वो आग बुझाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब आप देखिए कि सरकार को, केंद्र सरकार को वनाग्नि से लड़ने के लिए जितनी सहायता करनी चाहिए वो अपर्याप्त है मेरी दृष्टि में। क्योंकि आपके पास एक रास्ता है जिससे आप वनों की आग से मुक्त हो सकते हैं कि अगर हम वन पंचायतों को एक बार दोबारा सशक्त करें और हर वन पंचायत 100 हेक्टेयर का दायित्व ले और उसके बदले में सरकार उन्हें इतना इंसेंटिव दे, ये 15,000 या 40,000 जो कि कुछ प्रयोजन है, वो उससे काम नहीं चलेगा। बड़े स्तर पर बड़ी सहायताएँ करे और नॉलेज भी लाए नए, ताकि उन पत्तियों का कुछ उपयोग हो, तो शायद कुछ हद तक, क्योंकि 12-13 हज़ार आपके यहाँ वन पंचायतें हैं, ये पूरी वन पंचायतें अगर 100 का भी भार उठा ले तो ये होगा। और मैं कुछ मामलों में बड़ा स्पष्ट हूँ और मेरा मानना यह है कि ये वन सामूहिक हिस्सा है। हम एक विभाग विशेष को ये मानकर कहें, संभव ही नहीं है कि वो आग बुझा पाएँ, संभव ही नहीं है। अगर उनको कुछ भी कर दे, ये आग नहीं बुझ सकती। ये सिर्फ जब तक वन जन नहीं होगा, ये नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से जो प्रयत्न करते होंगे, पर वो पूरी तरह नाकाफ़ी होते हैं इस दावा नल के आगे। मतलब सर, आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो इन घटनाओं के पीछे दोषी हैं? मैं अपने राज्य से ज़्यादा केंद्र की नीतियों के बारे में सोचता हूँ, जिन्होंने वन नीति तैयार की है, ऐसी वन नीति तैयार की है जो हमारी नहीं है। तो अब अगर ये सरकार को आप कितना भी इक्विप कर लें, इतना ज़्यादा आग, क्योंकि मैं खुद तपा हूँ वनों की आग के बीच में, मुझे पता है कि ये कितनी भयानक और वो है, जान हर व्यक्ति की है, एक फॉरेस्ट गार्ड की भी है, उससे ही अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए सामूहिकता का सवाल है। इससे पहले वन जो प्रबंधन थे उन पर वापस आना होगा। नहीं आओगे तो एक एक करके आप वनों को खो दोगे, ये मेरा ठोस मानना है। प्रधानमंत्री के लिए जो आपका पत्र जाने वाला है, क्या सुझाव आपकी तरफ से उसमें? मैं उनसे यही कहने वाला हूँ कि अगर 40 वर्षों में इस वन नीति ने वनों को नहीं बढ़ाया, वनाग्नि को न रोक सके, तो इस वन नीति पर दोबारा चिंता होनी चाहिए। और जन भागीदारी वन प्रबंधन पे सबसे महत्वपूर्ण है, उसके नए रास्ते तलाशने चाहिए। ये मैं उनको अनुरोध करने वाला हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के पीछे हमने अनिल जोशी जी से बातचीत की है, जिसको लेकर के उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो पत्र लिखकर भेजने वाले हैं, जिनमें कई प्रकार के सुझाव हो सकते हैं, वन नीतियों पर चेंज किए जाने को लेकर गुजारिश हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।